हे गाइज, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए फिर से हम जा रहे हैं 71 बीपीएससी का क्लास करने के लिए, क्योंकि हमारा 71 बीपीएससी का आज क्लास समाप्त हो चुका है। अब जा रहे हैं पढ़ने के लिए। पढ़ते हैं, उसके बाद आप सब दोस्तों को बताएंगे कि क्या कुछ नया सीखने को मिला है हमें दोस्तों। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, फिर आप सब दोस्तों से बात करते हैं दोस्तों। ठीक है। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि हम 71 बीपीएससी के क्लास कर रहे थे, हमारा क्लास समाप्त हो चुका है। अब बात है आप सब दोस्तों को बताने के लिए कि हमें क्या कुछ आज नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों पढ़ाई शुरू हुआ है सारफेसी एक्ट दोस्तों। ठीक है, जो कि आया है 2002 में। क्या होता है आइए जानते हैं। जब बैंक लोन दे देती है और 90 दिन से अधिक लोन हो जाता है और लोन नहीं रिटर्न हो पाता है, तब बैंक उस व्यक्ति या उस कंपनी को 6 महीना यानी कि 180 दिन का और अधिक समय देती है। ठीक है, और तब भी वह व्यक्ति या वह कंपनी रिटर्न लोन को नहीं कर पाता है, तब उसको क्या होता है कि जो भी कंपनी या व्यक्ति उसके पास जो गिरवी वस्तु को रखा रहता है दोस्तों, ठीक है, उस पर ही यह सार्फेसी एक्ट लागू होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं सार्फेसी एक्ट के बारे में। ठीक है, तो सार्फेसी एक्ट इस तरह काम करता है कि मान लीजिए जो बैंक हो गया, बैंक मान लीजिए पैसा दे दिया लोगों को, लोग ले लिया, पैसा नहीं दे रहा है, तब क्या होगा कि बैंक उस लोन को, उस कंपनी के लोन को क्या करती है कि बेच देती है एआरसी कंपनी को। ठीक है, क्या करती है, एआरसी को बेच देती है। अब एआरसी वाले क्या करते हैं कि 100 रुपये का मान लीजिए कि लोन है, तो 80 या 60 रुपया में खरीद लेते हैं। उसके बाद अब एआरसी का दायित्व तो बनता है कि उस लोन को कैसे रिकवर करना है। ठीक है, उसके बाद एआरसी वाले आते हैं और बैंक क्या करती है, एआरसी वाले आते हैं और बात करते हैं कि आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, पैसा देने का रीज़न बताइए। नहीं तो क्या करती है, एआरसी के पास यह अधिकार होता है सार्फेसी एक्ट के तहत, तो उस व्यक्ति या उस कंपनी की प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है या नीलाम भी कर सकती है दोस्तों। ठीक है, यह अधिकार देता है एआरसी कंपनी को सारेसी एक्ट दोस्तों। ठीक है, सार्फेसी एक्ट। तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हुआ है। आइए जानते हैं आगे। आगे में दोस्तों पढ़ाई हुआ है बहुत ही प्यारा, जिसे कहते हैं बैंकों का पुनः पुनः पूंजीकरण। बैंकों का पूंजीकरण क्या है, जब भी सरकारी बैंक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है या घाटे में चल रही थी, तब क्या करती है सरकार अपने बजट में अनाउंसमेंट करती है कि इस बैंक को इतना पैसा हमको देना है दोस्तों। ठीक है, इसे ही कहते हैं बैंकों का पुनः पूंजीकरण दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे दोस्तों। पढ़ाई हुआ है त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, जिसे कहते हैं परमानेंट करेक्टली एक्शन, जिसे कहते हैं पीसीए। पीसीए क्या होता है आइए जानते हैं। पीसीए आइए जानते हैं क्या होता है दोस्तों। यह वह होता है जब बैंकों का वित्तीय स्वास्थ्य खराब हो रहा होता है, तब यह मॉडल अपनाया जाता है। तो यह मॉडल कैसे अपनाया जाता है, यह इसे कैसे मापा जाता है, तो 3 तरीक़े को बताया गया है। एक तरीका है दोस्तों, देखा जाता है कि बैंक की प्रॉफिट में कितना चल रही है दोस्तों। ठीक है, एक देखा जाता है बैंक ने जो एसिड यानी कि जो लोन दिया है वह कैसे रिकवर अच्छा से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, यह देखती है। एक और देखती है दोस्तों, बैंक के पास अभी कितना पूंजी बचा हुआ है। इसी मॉडल के आधार पर दोस्तों बताती है पीसीएस दोस्तों, वित्तीय स्वास्थ्य की चेकअप होता है दोस्तों बैंक का। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है इंद्रधनुष फ्रेमवर्क मॉडल, जो कि 2015 में यह काम क्या करती है, खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों पर नज़र रखती है, जैसा कि पीसीबी रखती थी दोस्तों। ठीक है, इसी मॉडल पर यह भी काम करती है। इसका मेन काम यह होता है कि कैसे अपने बैंक को अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस किया जाए। यह दोस्तों मिशन इंद्रधनुष 2015 में आया था, यह बताता है दोस्तों। ठीक है, और इसी के कहने पर, जी हाँ दोस्तों, इसी के अंतर्गत एक और होता है एफएसआईबी, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो दोस्तों। यह काम क्या करता है, यह दोस्तों 2022 में आया, जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसी के मॉडल पर यह भी इसी को रिप्लेस कर आया है दोस्तों, एफएसआईबी। तो एफएसआईबी क्या करता है दोस्तों, एफएसआईबी उच्च जो भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनकी सिफारिश करता है कि इसको यहाँ पे रखना चाहिए। बात करते हैं एफएसआई में सदस्यों की संख्या, तो आप जानते हैं कि एक चेयरमैन होते हैं, 5 होते हैं विशेषज्ञ, जिसमें से 2 विशेषज्ञ रहेंगे प्राइवेट कंपनी से। उसके बाद एक होता है सार्वजनिक उद्यम विकास के सचिव, और एक और होते हैं वित्तीय
से वित्तीय सेवा विकास के सचिव दोस्तों, ठीक है। इसमें शामिल होता है FSIB में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है बेसिल मापदंड। यह क्या होता है आइए, बेसिल मापदंड क्या होता है आइए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों, ठीक है। तो वित्तीय संस्थान हो गए या बैंक हो गया दोस्तों, ठीक है, अपने दिए गए ऋण को पूरा करने के लिए या अपने जो ऋण दिया है उसको नुकसान को भरपाया करने के लिए क्या उसके पास पर्याप्त पूंजी है, इसकी देखरेख करती है बेसिल, ठीक है दोस्तों। बेसिल इसकी जांच करती है, ठीक है। और यह भी बेसिल का काम यह होता है कि जो भी बैंक हो गया तो बैंक को केंद्रीय बैंक से, जी हाँ दोस्तों, बैंक को केंद्रीय बैंक के सामान लेकर आना, उसी के लिए कुछ मापदंड बनाया गया है, जैसे कि आप सब जानते हैं बेसिल 1 मापदंड, बेसिल 2 मापदंड और बेसिल 3 मापदंड बनाया गया है। इसी मापदंड के आधार पर बताया गया है कि कैसे बैंक को मापा जाता है दोस्तों, केंद्रीय बैंक के हिसाब से, ठीक है। यह पढ़ाई हुआ है। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है रिस्क वेट एसिड, जोखिम भरित संपत्तियाँ। जोखिम भरित संपत्तियाँ वह संपत्तियाँ होती है, परिसंपत्तियाँ होती है जो बैंक लोन दे दिया गया है, ठीक है, तो उसमें से कितना % रिकवर नहीं होगा उसी को कहते हैं रिस्क वेट एसिड दोस्तों, ठीक है। रिस्क वेस्ट रेसिड आप समझ चुके हैं, यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हुआ है। यह वीडियो आप सब दोस्तों को कैसा लगा नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।